हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूपीएससी क्लब। आज हम CDS 2024 के पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। अर्लियर इससे पहले मैं आपका पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों ला चुकी हूँ। ठीक है, आप मेरे चैनल पे विज़िट करके ये दोनों पार्ट्स इसी पेपर के देख सकते हैं। वहाँ इन टोटल 80 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं और यहाँ पे आपके आज नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाली हूँ। इन टोटल आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं, तो आज ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम CDS 2024 का सेकंड पेपर जो कि अराउंड सितंबर होता है उसको डिस्कस करेंगे। ऐसे ही 3 पार्ट्स में वो आपका आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं डिस्कस, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 81 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग है। पहला स्टेटमेंट कहता है इट वॉज चेंज ऑफ सोसाइटी फ्रॉम अ रूरल एंड एग्रीकल्चर लाइफस्टाइल टू वन इन विच मोस्ट पीपल अर्न देयर लिविंग इन इंडस्ट्रियल और सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, ये वाली बात सही है। यहाँ पे आपकी प्राइमरी से सेकेंडरी इकोनॉमी की तरफ आपका चल पड़ा था सोसाइटी। और फिर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन जर्मनी इन अर्ली 18th सेंचुरी। तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट आपका जर्मनी में नहीं, ये आपका ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, शुरुआत इसकी। और उसके बाद अराउंड 1750 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 18th सेंचुरी वाली बात तो ठीक है, बट प्लीज़ गलत दिया हुआ है। फिर कहा है ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन आयरन स्मेल्टिंग एंड लेटर स्टील प्रोडक्शंस वर अकम्पेन्ड बाय द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। तो ये वाली बात भी एकदम सही है कि पहले इन्वेंशन हुआ था आपका आयरन स्मेल्टिंग का एंड देन स्टील प्रोडक्शन की वजह से स्टीम इंजन की इनोवेशन हुई थी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट बैठता है, दैट इज़ 1 and 3 ओनली। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, दैट इज़ रिगार्डिंग इंसुलेशन। इन्होंने कहा है इंसुलेशन इज़ प्रेडोमिनेंटली शॉर्ट वेव रेडिएशन विद वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 0.39 माइक्रोमीटर टू 0.76 माइक्रोमीटर। दैट इज़ करेक्ट। ये रेंज एकदम आपकी करेक्ट दी हुई है, इस रेंज में कोई गड़बड़ नहीं दी है। और उसके बाद ये जो है ना आपकी इंसुलेशन सोलर रेडिएशन जो आती है ना इनकमिंग वाली, उनको बोलते हैं, जो कि शॉर्ट वेव की फॉर्म में ही होती है। और जो विजिबल स्पेक्ट्रम है मोस्टली इसी रेंज का होता है आपका 0.3 माइक्रोमीटर से लेके 0.76 माइक्रोमीटर तक का, इसी में ये फॉल करता है। और इंसुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस अर्थ बिकॉज ऑफ द अर्थ कर्व सरफेस। तो ऐसा नहीं है, दैट इज़ इनकरेक्ट। इंसुलेशन जो है आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, इनफैक्ट ये लैटिट्यूड्स के हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाता है। इक्वेटर्स पे डायरेक्टली पड़ता है और जैसे जैसे आपकी लैटिट्यूड्स बढ़ती चली जाती है इंसुलेशन का एंगल भी चेंज होता जाता है और सबसे कम आपका फिर पोल पे होता है। सो आवर आंसर इज़ 1 ओनली, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर उसके बाद हम 83 क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे आपको मियंडर्स के बारे में पूछा गया है। तो बोला गया है कि क्या ये यू शेप बेंड होता है। तो करेक्ट, ये यू शेप बेंड होता है। ये लेटरल इरोजन और डिपोजिशन जो होता है ना आपका मिडल और लोअर कोर्स में, उसकी वजह से होता है। और फिर बोला है एक्सट्रीमली टाइट मियंडर इज कॉल्ड अ गूस नेक एंड इट इज़ लाइकली टू बिकम अ कट ऑफ और ऑक्सबो लेक आफ्टर अ फ्लड। तो ये भी करेक्ट है। गूस नेक मियंडर्स कहते हैं जो टाइट मियंडर्स होते हैं, और आगे चल के अब ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि ये ऑक्सबो लेक या फिर कट ऑफ में ट्रांसफॉर्म हो जाए। फिर है टेक्टोनिक अपलिफ्ट कैन कॉज अ रिवर टू कंटिन्यू डाउन कटिंग अलॉन्ग इट्स मियंडरिंग कोर्स। तो बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा हो सकता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स का जो अपलिफ्टमेंट है वो इस बात को इंश्योर करे कि डाउन कटिंग हो जाए मियंडर्स के कोर्स का। ठीक, और उसके बाद आपके इनसाइड्स या एंट्रेंस्ड मियंडर्स जो होते हैं, छोटे छोटे मियंडर्स प्रोड्यूस हो जाएं। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे सभी के सभी स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। फिर उसके बाद है हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ गिवन प्लेस।
तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है आपका। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है, तो जो भी आपका एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होता है डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर जो उस टेम्परेचर पे हो सकता है इनटू 100 करके जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बोला है इफ़ टेम्परेचर इज़ गिवन, इफ़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज़ गिवन, और सी ऑप्शन में दोनों ही। तो हमें ना दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिटरमाइन आपका कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से आपका करेक्ट हो जाता है। फिर है आपका विच ग्रीन हाउस गैस हैज़ मैक्सिमम एवरेज रेसिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या वाटर वेपर। तो एक्सट्रीमली लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम जो होता है यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का होता है, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रहने वाले हैं ये। फिर उसके बाद जो अब अगर हम बाकी की बात करें तो मीथेन का लाइफ टाइम अराउंड 12 साल का होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का आपका 114 साल और वाटर वेपर का कुछ ही दिन का होता है। तो इन सभी ऑप्शंस में हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपका करेक्ट है। फिर आता है व्हाट डज BW स्टैंड फॉर एज पर द कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो मैं आपको बता दूं कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है आपका ये ज्योग्राफी का टॉपिक है हमारा, ठीक है। और ये हर बार चाहे वो CDS हो या UPSC हो या कोई भी स्टेट PSC हो, मोस्टली ये आपका पूछ लिया जाता है। तो जब आप जाएं तो करेक्टली इसको करके जाएं। तो कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बी जो सिंबल होता है वो डेजर्ट यानी कि ड्राई क्लाइमेट का होता है, और BW जो होता है उसमें W स्टैंड फॉर डेजर्ट, ठीक है, जिसमें कि आपका ये अलग टाइप का जो डेजर्ट क्लाइमेट है, ठीक है, ड्राई भी है और डेजर्ट है, वो रिफ्लेक्ट करता है। और फिर उसके बाद ऐसा अगर हम बात करें तो उसके लिए स्टेप ही होता है, ई आपका पोलार के लिए होता है और सी आपका मीज़ोथर्मल यानी कि वार्म टेम्परेट क्लाइमेट के लिए होता है। तो BW हमारा डेजर्ट क्लाइमेट के लिए होता है, सेल्फ अंडरस्टूड है एक्सप्लेनेशन के बाद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर आपका आता है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश वर्ल्ड वाइड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो ये बहुत इजी था, किसी को थोड़ा भी मालूम है तो करेक्ट कर लेते। IUCN है जो कि वर्ल्ड वाइड आपकी रेड लिस्ट पब्लिश करती है और एक ग्रीन लिस्ट भी पब्लिश करती है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो रेड लिस्ट में ये ना थ्रेटेंड स्पीशीज़ जो भी होती हैं फ्लोरा एंड फौना की, उनके बारे में ये आपको बताते हैं। और उसी में अलग अलग कैटेगरीज वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऐसे करके थ्रेटन कितना लेवल का थ्रेटन है वो स्पीशीज़, उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग और एक पोजीशन मिल जाती है, जिससे कि उसको कंजर्व करने में आपका क्या होता है, कंजर्वेशन स्टेटस जानने में हमें उसकी हेल्प होती है। और कंजर्वेशन अगर हमें उसका पता चल जाएगा तो हम उसको और बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं तो IUCN की एक ग्रीन लिस्ट भी पब्लिश होती है, ठीक है। आप जाके इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लें, ये काफ़ी लेटेस्ट टॉपिक है तो पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑन विच अमंग द फ्लोइंग इज़ नेशनल वाटरवे नंबर 2 सिचुएटेड। तो नेशनल वाटरवे सेकंड क्या है, तो बहुत सारे हमारे ना वाटरवेज हैं, जैसे आपके हाईवेज़ होते हैं वैसे ही आपके नेशनल वाटरवेज भी होते हैं, ठीक है। नेशनल हाईवेज़ होते हैं उसी तरह नेशनल वाटरवेज़ हैं, जिसमें से आपका नेशनल वाटरवे 1 जो है वो है आपका गंगा भागीरथी वाला। और फिर उसका वाटर वे जो सेकंड है वो है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, और ये आपका सदिया और दुबरी आसाम में जगह है, दोनों की दोनों वहाँ पे है, और अराउंड 891 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये पूरा। अगर मैं वाटरवे थर्ड की बात करूं तो ये वेस्ट कोस्ट कैनाल है आपका, कोलम से लेके कोट्टापुरम के बीच में, ठीक है। और इसीलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और मैं आपको बता दूँ तो नेशनल हाईवेज़ और नेशनल वाटरवेज़ ये मैं एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, ठीक है, वो अभी चल रही है, कंटिन्यूएशन में है। तो मैं वहाँ पे ना मैपिंग के थ्रू इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो टॉपिक आपके मतलब लीस्ट कंसर्न्ड होते हैं, यूजुअली हम ध्यान नहीं देते, उनको करवा रही हूँ। तो मैं ये दोनों टॉपिक भी वहाँ कवर करवाऊँगी, तो आप वहाँ पे ज़रूर मेरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की सीरीज़ को चेकआउट करना, जहाँ मैंने आपके मिनरल्स और इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है, ये भी डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ, जो कहता है व्हाट इज़ कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड होती क्या है? जो लैंड अवेलेबल है कल्टीवेशन के लिए, लेकिन उसको कल्टीवेट नहीं किया गया है 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए, वो आती है आपकी कल्चरेबल वेस्टलैंड में। ठीक है। और ड्यू टू कंसंट्रेंट्स जैसे कि सॉइल इरोजन, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग की वजह से वो मतलब थोड़ा फैलो लैंड की तरफ शिफ्ट हो गई है। ठीक, तो इसीलिए हमारा 5 साल का टाइम देख के हम इसको ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। अब अगर हम बात करें जो 1 साल की बात है, तो उसमें करंट फैलो लैंड बोलते हैं उसे। ठीक, और 1 से 5 साल के लिए अदर फैलो, और कल्चरेबल वेस्ट लैंड मतलब 5 साल से ज़्यादा के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज सेम वाइल लीनियर वेलोसिटी वेरीज। तो करेक्ट है, ये बात एकदम करेक्ट है, क्योंकि अर्थ हमारा एक रोटेशन में ठीक कितने घंटे लेती है? 24 घंटे आपका एक रोटेशन कवर करने के लिए वो ले लेती है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, पर लीनियर वेलोसिटी चेंज होता है। लीनियर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल्स। तो ये भी करेक्ट है, ये आपका इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है और पोल्स पे सबसे कम होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। अब है आपका राणा कुंभा ऑफ मेवाड़। ही रोट अ कॉमेंट्री ऑन जयदेव्स गीत गोविंदा। ही रोट 4 धर्म in which he is said to have made use of 4 provincial language. He erected कीर्ति स्तंभ in चित्तौड़ in commemoration of his victory over गुजरात। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट मैं आपको बता दूँ करेक्ट है। राणा कुंभा जो थे एक राजपूत रूलर थे, 1433 से लेकर 1468 तक इनका अराउंड रूल रहा था, और ये आर्ट और लिटरेचर को काफ़ी अप्रिशिएट किया करते थे। और जयदेव की गीत गोविंद है एक किताब, उसके ऊपर भी इन्होंने कमेंट्री लिखी थी जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है, और उसके बाद 4 धर्म के बारे में भी इन्होंने थोड़ा थोड़ा लिखा था। और उसके बाद अलग अलग लैंग्वेजेस, यानी कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है इनके इस वर्क के अकॉर्डिंग। और इन्होंने कीर्ति स्तंभ बनाने की शुरुआत करी थी चित्तौड़ में, लेकिन वो अधूरा रह गया था। ठीक है, जब तक मतलब पूरा करवाने की इनकी इच्छा थी, बट करवा नहीं पाए थे, पर हाँ शुरुआत हुई थी, और ये बात करेक्ट है। ठीक है, और इन्हें याद किया जाता है इनकी मिलिट्री सक्सेस, आर्किटेक्चरल अचीवमेंट और लिटरेचर की कंट्रीब्यूशन में, जिसमें संस्कृत में इन्होंने काफ़ी काम किया है। फिर है आपका हु अमंग द फ्लोइंग चोला किंग्स एनकरेज द शैलेंद्र रूलर ऑफ श्री विजय टू बिल्ड अप बुद्धिस्ट विहारा इन नेगापट्टनम। तो राजा राजा वन इसका आंसर है, मैं आपको बता दूं। ठीक, शैलेंद्र रूलर जो थे, ठीक है, वो बेसिकली क्या सुमात्रा वाला जो रीजन था वहाँ के थे। श्री विजय नाम के एक रूलर थे जो बुद्धिज़्म को काफ़ी मानते थे। तो राजा राजा चोला वन का जो रीन था उसके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि शैलेंद्र रूलर जो थे मारा विजयोत्तम वर्मन, इन्होंने परमिशन ली थी और एनकरेजमेंट किया था टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट विहारा एट नागापट्टनम, जिसे हम आज नेगापट्टनम के नाम से भी पहले देख सकते हैं। और राजा वन ने इनको लैंड और पेट्रोनेज कहा था कि ठीक है बना लो आप, है ना। और इसको हम चूड़ामणि विहारा के नाम से भी जानते हैं, जो बाद में एक बुद्धिस्ट लर्निंग का काफ़ी अच्छा सेंटर भी बना। बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है? तो प्रांतका वन ये अर्लियर पीरियड के हैं, ऐसा कोई इवेंट रिकॉर्ड नहीं किया। राजेंद्र वन जो थे वो अपने नेवल एक्सपीडिशन के लिए जाने जाते थे अगेंस्ट श्री विजय। और कोलूटंगा वन जो लेटर रूलर थे, इस वाले इंसिडेंट से उनका कोई रिलेशन नहीं है। अब आते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ किंग कृष्ण देवर राया। तो कृष्ण देवर राया हमारे विजयनगर एम्पायर के एक बहुत ही महान राजा थे, और इनके कोर्ट में अष्टदिग्गज यानी कि 8 लोग ऐसे थे जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, और उन्हीं में से आपके कुछ लोगों के नाम यहाँ पे दिए हैं, जिसमें से एक उनके कोर्ट में नहीं थे। तो तीमना, जिसे हम मुकुतोमना कहते हैं, ये भी थे। धूर्त जाति भी थे, और मल्लना ये भी थे, लेकिन सिद्धेश्वरा नहीं थे। ठीक, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। फिर आता है द रॉयल पोर्ट्रेट्स ऑफ सिम्हा विष्णु एंड महेंद्र वर्मन आर फाउंड इन विच केव टेम्पल ऑफ मामलापुरम। तो आदिवरह केव टेम्पल है मामलापुरम में, वहाँ पे इनके पोर्ट्रेट्स, रॉयल पोर्ट्रेट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और उसमें भी आपके सिम्हा विष्णु जो थे वो फाउंडर थे किसके? पल्लव रूलर के। इस बात का
याद रखना। और महेंद्र वर्मन जो थे वो भी एक पल्लव रूलर थे और ये बहुत ही ग्रेट पैट्रोनेज देते थे रॉक कट आर्किटेक्चर को। अब बाकी की जो केव्स हैं वो वराहा केव, ये आपकी वराहा लिफ्टिंग है, भूदेवी इसके लिए फेमस है, काफ़ी फेमस स्कल्पचर है ये। रामानुजा केव जो है आपकी वो वैष्णवाइट थीम पे बेस्ड है। और त्रिमूर्ति केव जो है वो ब्रह्मा विष्णु शिव की मूर्ति को दिखाती हैं, किंग्स को नहीं दिखाती हैं। मामलापुरम जो है वो पल्लव आर्ट है, नरसिम्हा वर्मन बन के एज में कंस्ट्रक्ट और बनाई गई थी। और आदिवराह केव जो है वो रॉयल पल्लव पोर्ट्रेट्स हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भक्ति पोएट नामदेव इज और आर करेक्ट। तो कहा गया है कि ही सीम्स टू हैव प्लेड अ पार्ट इन ट्रांसमिटिंग द सदर्न भक्ति इन टू नदर्न इंडिया। तो करेक्ट है। तो सबसे पहले नामदेव के बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो नामदेव जो हैं वो 13-14 सेंचुरी के आपके पोएट थे। ठीक है, और वरकारी भक्ति पोएट थे, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और ये ट्रैवल करे थे पूरे नॉर्थ इंडिया में इंक्लूडिंग पंजाब एरिया। और उनकी जो एम है ना, जो उन्होंने कहा था, जो छोटे छोटे हिम्स लिखे जाते हैं सूत्र की फॉर्म में, इनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड किया था, जिससे कि पता चलता है कि कैसे इन्होंने सदर्न डेक्कन भक्ति को नर्दर्न इंडिया में भी पॉपुलराइज़ किया। और नामदेव जो थे वो आपके डिवोशन पे बिलीव करते थे गॉड के, लेकिन केवल वन गॉड, तो इसीलिए ये रिग्रेस मोनोथिस्ट थे। और कास्ट डिस्टिंक्शन जो उस टाइम पे चल रहा था उसको भी इन्होंने काफ़ी अपोज किया था। और ही वॉज डिवोट फॉलोवर ऑफ कबीर, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और इनके बीच में तो काफ़ी कोई रिलेशन भी नहीं था, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया बी, क्योंकि केवल 2 ही हमारे ऑप्शंस करेक्ट है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96 पे। बोला है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेडिसिन एंड रिलेटेड प्रैक्टिस इन मिडिएवल इंडिया इज और आर करेक्ट। बोला है इंडियन मेडिसिन ऑफ द ग्रेशियो अरेबिक ट्रेडिशन, जिसको हम तिब्ब-ए-यूनानी, वॉज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन इट्स प्रैक्टिस विद कंटेम्प्रेरी पर्शियन मेडिसिन। तो ये बात एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, और बहुत ही आइडेंटिकल है ये पर्शियन मेडिसिन से है। वैसे ये अरेबिक ट्रेडिशन, ठीक है, लेकिन आपका पर्शियन जो मेडिसिन सिस्टम है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। हार्वेज डिस्कवरी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वॉज एक्सप्लेन टू अ स्कॉलरली नॉवल बाय यूरोपियन ट्रैवलर फ्रांसिस्को बर्नियर। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एक ट्रैवलर आए थे फ्रांस के, ठीक है, तो आपका उन्होंने ये आपका बताया था कि कैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन की जो डिस्कवरी है वो करी गई है। द प्रैक्टिस ऑफ स्मॉल पॉक्स इनोकुलेशन वॉज डिस्क्राइब्ड इन कंटेम्प्रेरी यूनानी एंड आयुर्वेदिक टेक्स्ट। तो ये इनकरेक्ट है। जो स्मॉल पॉक्स इनोकुलेशन है, जिसे हम वेरियोलेशन भी कहते हैं, वो वाइडली प्रैक्टिस की जाती थी इंडिया में, बट ये सिस्टमेटिकली आपकी क्लासिक यूनानी या आयुर्वेदिक टेक्स्ट में बताई नहीं गई है। हाँ, काफ़ी फोक प्रैक्टिसेस हैं और लेटरली इन्होंने यूरोपियंस जब आए थे तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी किया था। तो इस हिसाब से ये इनकरेक्ट है हमारा ऑप्शन, और हमारे केवल 2 ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 97, जिसमें वीर शैविज्म के बारे में बात की गई है कि वीर शैविज्म जो है अपने ओरिजिन जो है 5 ग्रेट रिलीजियस टीचर्स से ट्रेस करते हैं, जो है रेणुका, दरुका, घटकर्णा, धेनुकर्णा और विश्वकर्णा। तो ये एकदम करेक्ट है। वीर शैविज्म बेसिकली लिंगायत ट्रेडिशन को आपका दिखाता है, ठीक है। तो ये जो लिंगायत ट्रेडिशन है उनको दिखाता है, और 5 ग्रेट टीचर्स जिनको इन्होंने पंचचर्याज बोला है, उनको जो है ना वहाँ से ओरिजिन ट्रेस करते हैं। तो ये बात तो एकदम आपकी करेक्ट है। फिर बोला है कि द वीर शैव फिलॉसफी इज़ कॉल्ड शक्ति विशिष्ट अद्वैत। ऐसा नहीं है, वीर शैव को हम लिंगायत फिलॉसफी कहते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया, ना कि शक्ति विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। और फिर उसके बाद है आपका थर्ड ऑप्शन कि अष्टवर्णा, 8 रूल्स जो है वीर शैविज्म के वो ऑब्जर्व करे जाते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है, 8 रूल्स यहाँ के जो भी डिसिप्लिन हैं वो फॉलो करे जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 ओनली। फिर है उसके बाद हु प्रोपाउंडेड कश्मीर शैविज्म। तो कश्मीर शैविज्म जो है वो सबसे पहले हम जान लें, ये नॉन ड्यूअलिस्टिक आपका अद्वैत है,
ठीक है, और शैव फिलॉसफी पे बेस्ड है। ये आपका वासुगुप्ता ने 9th सेंचुरी जो है उसमें प्रपाउंड किया था। और उसके बाद इसको जो शिव सूत्रा, ठीक है, और डिस्कवरिंग द शिव सूत्रा ऑन माउंट महादेव इन कश्मीर, वहाँ पे किया गया था। और ये आपका कश्मीर शैविज्म की फाउंडेशनल टेक्स्ट भी है। अब मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है पर्सनली सीडीएस के पेपर में कि कश्मीर से रिलेटेड, ठीक है, पोएट हो गए या फिर भक्ति मूवमेंट्स के टाइम पे बातें थी, या फिर वहाँ के टेक्स्ट जो भी रिलीजियस टेक्स्ट थे स्पेशली, है ना, और कोई भी किंग, इनके जो फैक्ट्स हैं ना वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स एनालाइज करके करें मेरे थ्रू, या फिर अपने आप से भी ये ज़रूर कर लें, क्योंकि हर बार ना क्वेश्चन आ रहा है, और जब हम 1 या 2 नंबर अपने बचा सकते हैं किसी ऑब्जर्वेशन से तो उसे करना चाहिए। ठीक, चलो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभिनव गुप्ता जो थे वो एक ग्रेट सिस्टमेटाइजर और कमेंटेटर थे, ओरिजिनल प्रोपाउंडर नहीं थे इसके। रामाकांता जो थे इससे ज़रूर जुड़े हुए थे, ठीक है, लेकिन वो शैव सिद्धांत से जुड़े थे, कश्मीर शैविज्म से नहीं जुड़े थे। और रंगनाथाचार्य जो थे वो वैष्णवाइट स्कॉलर थे, इससे उनका कोई लेना नहीं था। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में आया था, और इसने ह्यूमन राइट्स कमीशन को कहा था, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी कहा था, ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स भी कहे थे डिस्ट्रिक्ट्स में इस्टेब्लिश करने को, जिससे स्पीडी ट्रायल्स हो सके, लेकिन ह्यूमन राइट काउंसिल जैसी कोई बात नहीं कही थी। इसीलिए हमारा यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ये नॉट करेक्ट पूछा है ना हमसे, तो इस वाले क्वेश्चन में ये वाली बात आपकी करेक्ट होगी, क्योंकि बस बेसिकली हमें नॉट करेक्ट लगाना है। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो थी वो आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने कही थी, इंटरनेशनल बॉडी है ये, ठीक है, नॉट क्रिएटेड और गवर्न बाय प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। और जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है ये हमारा डोमेस्टिक अपना है खुद का। और UNHRC जो है ये जेनेवा बेस्ड है, और ये हमारा आउटसाइड है इंडिया के लीगल ज्यूरिसडिक्शन के, हालांकि हम इंस्पिरेशन लेते हैं उससे, ठीक है। फिर है अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर किसी ने भी आपके फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा होगा ध्यान से, ठीक, तो आई एम वेरी श्योर वो इंसान इस आंसर को ज़रूर करेक्ट करेगा। तो फंडामेंटल राइट्स में आपका आर्टिकल 32 जो है वो आपका हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। BR अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का राइट्स था। बाकी के कोई भी राइट्स अगर आपके किसी भी तरीके से वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली कोर्ट के आगे जा सकते हैं। और आपका आर्टिकल 32 इसीलिए हमारा, तो आर्टिकल 32 इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन 101 है विच अमंग द फॉलोइंग फाइल्ड द रिट पिटिशन दैट लेड टू द फेमस वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजिंग राइट टू प्राइवेसी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, पहले भी आपका CDS में और UPSC CSC में पूछा जा चुका है। तो केस पुट्टास्वामी केस है, पुट्टास्वामी जजमेंट के नाम से काफ़ी फेमस है, जानते हैं हम। उसी से आपका राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का एक पार्ट बताया गया था, और कहा गया था कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 102, 42nd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि प्रियम्बल में क्या क्या इंसर्ट किया गया था। तो लिबर्टी का क्लॉज इंसर्ट किया गया था, करेक्ट, ठीक है, जिससे थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ ऑन फेथ और वर्शिप का बात कहा गया था। यूनिटी ऑफ नेशन में यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है, इसकी बात कही गई थी। तो ओरिजिनली यूनिटी ऑफ द नेशन था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन बता दिया गया था इस चीज़ को। तो इस हिसाब से हमारे दोनों ऑप्शंस करेक्ट है।
फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 103। इन्होंने बोला है एज़ पर द स्टेट लिस्ट जो है वो आपका इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम ये भी करेक्ट है, ये आता है। और फिर उसके बाद है आपका ड्यूटीज़ इन रेस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये भी करेक्ट है। स्टेट ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका एज पर एज द स्टेट लिस्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 104 की बात अगर हम करें तो 7th एडिशन जो है आपका इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का वो कहाँ हुआ था, तो पर्थ में हुआ था, ठीक। और इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस बेसिकली करी क्यों जाती है, तो ये आपका ओशन और मैरीटाइम सेफ्टी के लिए करी जाती है। और इस साल का जो थीम इन्होंने रखा था वो ये था, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। क्वेश्चन नंबर 105 जिसमें आपको कुछ पॉलिटिकल आइडियाज़ दिए हैं और सामने उसके थिंकर्स दिए हैं, ठीक है। जिसमें पहला है ह्यूमन बींग्स अनलाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स पोजेस डिग्निटी, ये किसने दिया था, तो इमैनुअल कांट ने इसको बोला था। फिर है इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स, तो ये आपका महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी था। फ्रीडम इम्प्लाइज नॉट ओनली इमेंसिपेशन फ्रॉम पॉलिटिकल बॉन्डेज बट ऑल्सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सुभाष चंद्र बोस ने इस आइडियोलॉजी को दिया था। और फॉर मी रियल फ्रीडम इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये ऑंग सान सू की इनका आइडियोलॉजी था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही बैठता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 106 जिसमें कहा है कि बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी, तो बिपिन रावत जो इंडिया के फर्स्ट आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे, इन्होंने इस किताब को लिखा था। चूँकि ये CDS का पेपर है तो अगर कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो CDS से जुड़ी हुई है तो आप उसे ज़रूर कवर करें। अब श्याम मानेकशॉ की बात करें तो इन्होंने फील्ड मार्शल मानेकशॉ शोल्डरिंग विद डिग्निटी का बुक लिखा था। KJS ढिल्लों ने रिटायर, ये एक आर्मी ऑफिसर है रिटायर्ड, पर इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है। मनोज मुकुंद नरवणे, इन्होंने ये भी आपके मतलब फॉर्मर आर्मी चीफ रहे हैं और इन्होंने कन्फ्रंटिंग द ड्रैगन इस किताब को लिखा है। फिर है आपका द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्वशक्ति टू फ्लश आउट टेररिस्ट इन जम्मू कश्मीर, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। काफ़ी मतलब न्यूज़ में भी रहा था। तो आपका जम्मू कश्मीर में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 108 जिसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वर कन्फर्ड विद द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, तो इंदौर और सूरत ये दो आपके सिटीज़ हैं जिनको स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में पहला एंड दूसरा पोजीशन मिला था। फिर है 109 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिजिनियस असॉल्ट राइफल डेवलप्ड बाय DRDO, तो इंडिजिनस असॉल्ट राइफल जो डेवलप की है आपकी DRDO ने वो है उग्रम, ठीक है। ठीक, ये आपकी कोलैबोरेशन में डेवलप करी गई है प्राइवेट। सो दिस हैज़ बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट पार्टनर्स। फिर है आपका विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन इज योगेश सिंह वॉन अ गोल्ड मेडल इन एशियन चैम्पियनशिप इन 2024, तो शूटिंग में उनको मेडल मिला था। फिर है आपका रिनोड क्लासिकल सिंगर प्रभा आत्रे हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग घरानास, तो आपके बहुत सारे घराना होते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में, तो उसमें से ये किराना घराना से बिलोंग करते थे। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे जो इंडिपेंडेंस के बाद बने, वो थे जनरल KM करियप्पा, ठीक। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। फिर है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम डेवलप्ड रिसेंटली बाय द इंडियन आर्मी, तो वो है आपका संभव, ठीक है। ये आपका
इंडिजियसली डेवलप्ड है, मतलब आपकी कंट्री में ही डेवलप किया गया है, जो सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आपका इनक्रिप्टेड मैसेजेस को भेजा जा सके। फिर है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये एक इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है जो एशियन मेंबर्स स्टेट और एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच हुई है। तो करेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया ऑप्टेड आउट ऑफ RCEP, बिल्कुल करेक्ट है, इंडिया ने ऑप्ट आउट कर लिया था ड्यू टू वेरियस कंसर्न्स। फिर है आपका रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर अ लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपका आंसर है इसका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के साथ हमने अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। और इसमें आपकी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ये आपका इन्वॉल्व है, जिन्होंने पोटेंशियली माइन लिथियम, बेसिकली माइनिंग के लिए जो लिथियम प्रेजेंट होती है उनके साथ एक्सप्लोर करने का फ़ैसला लिया है अर्जेंटीना में। और अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका में आपका एक लिथियम ट्रायंगल मौजूद है, ठीक है, जिसमें हम ABC ऐसे करके याद रख सकते हैं, जिसमें आपका अर्जेंटीना आता है, फिर बोलीविया आता है, और यहाँ पे आपका कौन आता है, चिली। फिर है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बोला है वन ऑफ द गोल्स ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रमोट अ न्यू डेमोक्रेटिक फेयर एंड रैशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ईरान इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ SCO। यस, ईरान अभी अभी SCO का आपका सितंबर 2023 में फुल टाइम मेंबर बना है, उससे पहले उसके पास ऑब्जर्वर स्टेटस था। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इज आर करेक्ट। तो बोला है ऑस्ट्रेलिया वॉन दिस टाइटल फॉर द 4th टाइम, सो दिस इज करेक्ट। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ अफ्रीका, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमारा ऑप्शन नंबर C बोथ 1 and 2 करेक्ट हो जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू भारत रत्न अवार्ड इज और आर करेक्ट। इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1972। तो ये इनकरेक्ट है, भारत रत्न आपके 1954 में देने की शुरुआत हुई थी। फिर बोला है द अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट्स। तो न आपका ये बात जो है ना बिल्कुल सही है, ये बेसिकली प्योरली एक सिविलियन ऑनर है, ठीक है, जहाँ पे कोई कैश प्राइज़ वगैरह नहीं इंक्लूड होता, केवल एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है और एक मेडल प्रोवाइड किया जाता है। और जो सर्टिफिकेट होता है वो हमारी प्रेसिडेंट साइन करके प्रोवाइड करती हैं, जिनको भी ये अवार्ड मिलता है उन्हें। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर B 2 ओनली करेक्ट हो जाता है। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपका कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया हैज़ बिन प्लेस्ड एट द 40th रैंक, करेक्ट। अभी जो 2023 के हिसाब से रैंकिंग थी उसमें इंडिया का 40th प्लेस था। इंडिया हैज़ बीन ऑन अ राइजिंग ट्रेजेक्ट्री ओवर द पीरियड। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, हम लगातार इसमें इम्प्रूव कर रहे हैं। इस हिसाब से बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव इज और आर करेक्ट। इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। It promotes plantations on wasteland and river catchment area. It is a scheme of government of India to replace the kerosene oil with solar power used by rural poor. तो शुरू की दो स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है, ठीक, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, देखते हैं क्यों। तो हाँ भाई, क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए ये ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया और ये प्रमोट करता है ट्री प्लांटेशन जैसी एक्टिविटीज़ को डिग्रेडेड लैंड्स और रिवर कैचमेंट्स में। लेकिन जो आपका ये स्कीम है कैरोसिन ऑयल को रिप्लेस करने के लिए नहीं आया है, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव जो है वो अलग है, ठीक है। और क्रेडिट वाले जो इनिशिएटिव हैं, स्पेशली ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव्स, ये
अलग हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2 करेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला पेपर जो कि आपका CDS का पेपर 1 है 2024 का, जनरल स्टडीज़ का, ठीक है। मैंने इसमें केवल जनरल स्टडीज़ वाला पेपर डिस्कस करवाया है, मैथ्स और इंग्लिश का भी पेपर होता है। और ये आपका ख़त्म होता है यहाँ पे, और जल्दी ही मैं आपका CDS पेपर जो सेकंड पेपर होता है ना साल में, ये भी लेके आऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।